त्रिफला का उपयोग इसमें 7वीं साल तक, कुछ 8वीं साल तक अगर त्रिफला जैसे लिया जाता है ना, जैसे तो ये 9 एक्सरसाइजेस टोटल हो जा रही हैं। इन 9 एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आप दिन में कम से कम बच्चों को 2 बार जरूर करा दो। 3 मिनट एक बार में प्रैक्टिस में ले लिया जाए। काम कैसे करता है त्राटक? त्राटक लोग कहते हैं आंख शरीर के लिए वैसे तो इतनी ज्यादा आवश्यक है कि अगर किसी को थोड़ी देर के लिए आंखें, जैसे अपन खेलते हैं ना, तो ऐसे करके आंखें बंद कर लेते हैं कभी कभी पीछे से आके, तो 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड तक तो कोई करे तो मजाक लगता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करे रहे ना, और उसको अगर 1 मिनट से ज्यादा कोई बंद करके रख ले, तो घुटन चालू हो जाती है, जैसे किसी ने सांस लेने से रोक दिया हो आपको। और वो जो घुटन है, वो जितनी देर आपको जैसे आंखें बंद करके बैठे हैं ना, तो लग रहा है कि हम जब मर्जी होगी तब खोल लेंगे, तब तक आंख बंद करने में दिक्कत नहीं आती लोगों को। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि हम आंख खोल रहे हैं उसके बाद भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो जो एंजाइटी क्रिएट होती है ना, तब समझ में आता है कि आंख कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पूरे शरीर के लिए। आंख का काम जो है ना, आंख एक इंद्रिय है, जैसे जिसको ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो 5 तरीके से आपके शरीर को ज्ञान पहुंचाने का काम करती हैं। एक जिसमें आंख है जो आपके शरीर में रूप रूपी ज्ञान को पहुंचाने का काम करती है। दूसरा कान होता है जो शब्द रूपी ज्ञान आपके शरीर में पहुंचाते हैं। त्वचा है जो स्पर्श रूपी ज्ञान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जीभ है जो आपके शरीर में रस रूपी ज्ञान पहुंचा रहे हैं। कितने? 4 हो गए, 5 हो गए? 4 ही हुए। और 5वां त्वचा हो गया ना, स्पर्श। नाक। नाक मतलब जो गंध रूपी ज्ञान आपके शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें एक है आंख जो ज्ञान पहुंचाने का काम करती है। ज्ञान किसका? रूप रूपी ज्ञान। रूप जो है ना, जो दृश्य होता है, जो भी पिक्चर्स हैं या जो वीडियोस हैं, वो अगर आंख नहीं हो तो हम देखें कैसे? और कैसे हमारा ब्रेन एनालाइज करे कि ये क्या है? जब हम देखते हैं तभी तो एनालिसिस होती है ना उस चीज की। अब ये आंख है क्या और इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या गड़बड़ियां आती हैं, तब आपको कौन से लक्षण महसूस होते हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है, यही है पूरा। ठीक है, पंखा चालू करना है क्या? अच्छा, लाइट ठीक, अच्छा कल लगवा देंगे, दूसरी लगवा देंगे इसमें। तो अब आंख जो है ना, वो आंख एक स्फेरिकल ऑर्गन है। अपने को दिखाई तो केवल इतनी इतनी दे रही है ना, लेकिन आंख पूरा बिल्कुल बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पूरा बॉल। अब बॉल जैसा स्ट्रक्चर है तो सामने की तरफ ऐसे दिखाई दे रहा, आंख को अगर ऐसे करके निकालेंगे ना तो बिल्कुल बॉल ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, आंख का जब जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इस बॉल को अगर अपन ले लेते हैं तो बॉल का जो ऊपर की कवरिंग है पूरी की पूरी, इसको स्क्लेरा बोला जाता है। तो ये ऑर्गन आपको जानना इसलिए जरूरी है कि इनसे रिलेटेड ही बीमारियां होती हैं। तो पहले नंबर पर सबसे ऊपर की जो फाइबरस कवरिंग होती है, जो फाइबर्स हैं मसल के, उसको स्क्लेरा बोला जाता है, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा के अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है उसको कॉरॉइड बोला जाता है। कॉरॉइड, स्क्लेरा ऊपर की कवरिंग, उसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है जिसको कॉरॉइड बोलते हैं। और कॉरॉइड लेयर जो है उसी में आपकी जो नर्व है जिसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, वो कॉरॉइड के ठीक नीचे नीचे पूरे में ऐसे करके फैली रहती है। ऐसे करके ये जो आंख ना ऐसे करके है, यहां आपका ये जो आप दिखाई दे रहा है वो वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जा रही होती है पीछे से, और वो ब्रेन से ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे दोनों तरफ जाकर के यहां से आगे की तरफ आएगी। तो वो जो है वो कॉरॉइड है, कॉरॉइड के नीचे ऑप्टिक नर्व आ रही है,
और कॉरोइड और ऑप्टिक नर्व के ठीक नीचे नीचे जिसको हम रेटिना बोलते हैं वो होता है, वो अंदर की लेयर है रेटिना। ठीक है, अब ये अंदर की लेयर जो रेटिना है, इस रेटिना में जब कोई खराबी आ जाती है, रेटिना का मतलब अब अपने समझ में आई, जैसे ये है, अब ये अंदर की जो लेयर है ना, यहां से ऐसे करके इसको रेटिना बोलेंगे, और इस रेटिना में जब कोई प्रॉब्लम होती है तब बोला जाता है रेटिनोपैथी। जैसे सामान्य तौर पर डायबिटीज के केस में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, डायबिटीज की वजह से जिन लोगों की आंखें खराब होती है ना, तब डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है। तो रेटिना हो गया, रेटिना तो इस तरीके से आया। अब ये जो पूरा अंदर का हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस, उसमें हवा तो भरी नहीं है, इस हॉलो स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा रहता है। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को, अच्छा बच्ची साइंस साइड से है तो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको विट्रस बोला जाता है। हाँ, वो विट्रस जो है वो आपकी आंख के लेंस पर क्या चेंजेस आने हैं वो विट्रस डिसाइड करता है कि वो विट्रस कैसा है, क्योंकि विट्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपके लेंस को कितना प्रिजर्व करके रखना है, किस तरीके से लेंस का प्लेसमेंट होना चाहिए, ये अंदर से विट्रस भी डिसाइड करवाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, ये विट्रस से भरा हुआ है। अब आती है बारी जो हमको दिखाई देता है उस वाले पार्ट की, क्योंकि लोगों को ये लगता है आंख यही है। हाँ, तो अब ये जो है, इसमें जो दिखाई दे रहा है ये तीन हिस्से हैं। एक तो होती है जो सफेद सफेद स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है ना काले के बगल में, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब ये कॉर्निया मैंने बोला था कि बॉल जैसा स्ट्रक्चर है आंख, तो बॉल जैसा है तो आगे की भी बॉल जैसा जो ये वाला पार्ट रहेगा ना, आगे कवरिंग, तो उसको पीछे तो अपन ने स्क्लेरा बोला था, आगे अपन उसको कॉर्निया बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो पीछे का हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो मस्कुलर है, फाइब्रस है, इसलिए उसको स्क्लेरा बोला जा रहा है। और सामने का जो हिस्सा है इतना वाला ऐसे करके जो हमको ये कवर करके ऐसे करके कवर हुआ है, इस हिस्से में जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसको कॉर्निया बोला जाता है। अब वो रेटिनोपैथी हो गई थी, अब कॉर्निया से रिलेटेड डिसीज। कॉर्निया से रिलेटेड डिसीज आजकल जो चल रही है वो है कॉर्नियल डिअटैचमेंट। कॉर्नियल डिअटैचमेंट, कभी कभी कॉर्निया जो है वो फूल जाती है। जैसे अपन कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे आंख पे कोई चोट लगी है, कुछ हो गया, फिर आप पलक को ऐसे करोगे ना, तो ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, ये हिलेगा ऐसे ऐसे, हाँ, तो फूल जाएगा, सूज जाएगा थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल डिटैचमेंट। अब ये सफेद सफेद कॉर्निया हो गया, तो जो आंख का काला वाला हिस्सा है ये क्या है, इसको बोलते हैं आयरिस। हाँ, अब काला वाला हिस्सा जो है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आयरिस होता है, काला काला जो है, हाँ, ये वाला काला गोल, ये आयरिस है। अब काला वाला गोल अगर आयरिस है तो पुपिल कहां है फिर? हाँ, तो आयरिस जो होती है वो क्या करेगी, जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया में दोनों तरफ इस तरीके से आयरिस आएगी, इधर से भी और इधर से भी ऐसे, और बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, उस गैप को बोला जाता है पुपिल। ठीक है, अब पहले कॉर्निया, कॉर्निया में आयरिस, आयरिस के बीच में पुपिल, और पुपिल से ऐसे करके जो लाइट रेज ऐसे करके इंसर्ट होती है ना, वो पुपिल के ठीक पीछे आता है लेंस। वो लेंस जब बिगड़ता है तब दृष्टि दोष होते हैं, तब आपको देखने में प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। उसमें चाहे वो मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो या एस्टिग्मेटिज्म हो, ये तीन प्रकार की बीमारियां हैं मेन रूप से। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कभी आपको मायोपिक चेंजेस आ रहे हैं, कभी हाइपरमेट्रोपिक आ रहे हैं, और बाकी मायोपिया और मेट्रोपिया जिसमें आपके नंबर जैसे होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वैसे वाला। अब जो कॉर्निया, आयरिस, पुपिल और उसके बीच में से अंदर की तरफ खाली जगह, और खाली जगह जो है ना वहां होता है लेंस। अब लेंस जैसे मान लो ये वाला लेंस, ये यहां से काट के इतना इतना रख दिया जाए कि ये वाला हिस्सा लेंस है, तो ये वाला हिस्सा लेंस है, तो लेंस कॉर्निया के पीछे जो पेपिलरी मसल्स होती हैं उनसे अटैच होता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से लेंस
इस तरीके से पेपिलरी मसल से अटैच्ड है। अब वो लेंस जो है वो ओवल शेप का होता है, इस तरीके का, ठीक है। अब उस लेंस पर अगर ये वाला डायमीटर जो है ना, ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये कॉन्वेक्स हो गया या कॉनकेव रह गया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी आंखों की दृष्टि पर क्या असर पड़ना है, ठीक है। इस लेंस में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, उस प्रॉब्लम के केवल दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो है वो मसल्स जो उस लेंस को आपके आंख के बिल्कुल बीच में मैनेज करके रख रही हैं वो, और दूसरा रीजन होता है विट्रस, जो अंदर से जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या चेंजेस करवा रहा है। आजकल सबसे ज्यादा इन दोनों ही जो कारण हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मसल में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक व्यायाम नहीं करता है ना, तो उसके पैरों में दर्द हो गया, वेरिकोसिटी आ गई, घुटनों में दर्द हो गया, बैठने में कमर की मांसपेशियां काम नहीं कर पा रही तो कमर में दर्द आ गया, गर्दन में दर्द आ गया। ये सब दर्द क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सोमेटिक मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल जिनको बोला जाता है, वो कमजोर होती हैं और उनकी कमजोरी की वजह से आपको ये पेन आना चालू हो जा रहा है। ऐसे ही जब ऑक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होते हैं, ये जो आंखों की आई बॉल का मूवमेंट नहीं होता है, तब ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स काफी वीक होना चालू हो जाती हैं और उनकी वीकनेस की वजह से जो लेंस का प्लेसमेंट है वो गड़बड़ होना चालू हो जाता है। और जितना गड़बड़ होता है उसके हिसाब से टेस्ट करके बाहर एक और लेंस लगा दिया जाता है जो इमेज को रेटिना पर डालने का काम करवाएगा। तो वो काम होता है चश्मा, कि चश्मा लग गया, ठीक है। क्योंकि चश्मे में हुआ क्या, जो लेंस अपना था वो कहीं गड़बड़ हुआ है, अब उसकी गड़बड़ी को एक्सटर्नल लेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो चश्मे के फ्रेम पे लगता है, दूसरा वो जो आपके कहां लगाएंगे, आयरिस पर लगाएंगे, आयरिस पर लगाएंगे, आयरिस पे लगेगा वो, हाँ, जो ऐसे करके लगाते हैं ना, तो कभी कभी देखा होगा ना, ऐसे करके लगा देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं क्या, उसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। तो वो लगा देते हैं लोग। अब देखते हैं कि क्या बता रहा था, अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं उसको। अब हम देखें कि आंख की और कौन सी परेशानी होती है। अब हमने जो लेंस में प्रॉब्लम आ गई थी, दूसरी एक तो हो गया ये कि लेंस में मसल की वजह से प्रॉब्लम, दूसरा जो विट्रस होता है, विट्रस जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उस जेली लाइक स्ट्रक्चर में किसी भी वजह से अगर हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट हुई तो आंखें गर्म होना चालू हो जाएंगी। और आज की सबसे ज्वलंत समस्या मान लिया जाए इस चीज को, कि हर व्यक्ति की आंखों पर ऐसे करके आप हाथ रखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पलक जल रही है। हाँ, ऐसे रखेंगे तो कम लगेगा, ऐसे रखो आप, ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे करके रखेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे पलकें जल रही हैं। अब पलकें जल रही हैं, पलक किसको कवर कर रही है, ये वाले आंख के आगे वाले हिस्से को। तो अगर जैसे मान लो एक गर्म बॉल है, उसके ऊपर अपन ने मान लो कोई प्लास्टिक का या कुछ और रख दिया, तो अगर प्लास्टिक ऊपर का कवर अगर गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉल बहुत गर्म हो रही है। तो ठीक ऐसे ही ये पलक अगर गर्म हो रही है, इसका मतलब आपकी आई बॉल जो है वो बहुत गर्म हो रही है। और वो बहुत जो गर्म हो रही है, उस गर्मी की वजह से विट्रस गर्म हो रहा है, जो उसमें जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है। और अगर विट्रस गर्म होगा तो आपको रेटिना से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि रेटिना जो है ना, अंदर की इनर मोस्ट लेयर है, और उस अंदर की इनर मोस्ट लेयर में ही एक जेली लाइक स्ट्रक्चर एक कवरिंग में भरा हुआ है। तो अगर वो गर्म हुआ, जेली गर्म हुई, तो निश्चित ही जेली की गर्मी की वजह से रेटिना हीटिंग इफेक्ट में आएगी, और जितना रेटिना पर हीट पहुंचेगी उतना आपका विजन खराब होना चालू हो जाएगा। और इसीलिए आजकल जैसे वो देखते हैं ना, क्या फेशियल वेशियल करते हैं तो खीरा काट के ऐसे रख देते हैं आंख पे। खीरा काट के रखने का और कोई तो मतलब है नहीं, खीरा काट के रखने का मतलब ठंडा होता है वो, तो वो रख दिया, आंख बंद करी, पलक पे खीरा रख दिया, वो ठंडक। लेकिन ये बिल्कुल वैसा वाला काम हो जाता है
कि आपने एक रॉड ली 5 फीट की, एक एंड पे आपने आग जला दी और रॉड को ऐसे करके लटका दिया, एक एंड पे रॉड रखी हुई है, आग नीचे जल रही है, और इस वाले एंड को आप ठंडा रखना चाह रहे हो, तो आप इस पे बार बार करके खीरा लगाते रहो। तो क्या होगा, खीरा आप लगाओगे तो गर्म रॉड जो है ना, गर्म रॉड की गर्मी खीरा थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ी देर के लिए वो ठंडा होगा, लेकिन यहां तो आग जली रही है ना, तो यहां की जलती हुई आग जो है ना रॉड को फिर से गर्म करेगी। आप फिर से खीरा रखो, खीरा रखो, कपड़ा रखो, मिट्टी पट्टी रखो, गीला रुमाल रखो, चाहे कुछ भी रखो, बात एक ही है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, यहां जो आग जल रही है इसको बंद कर दो, तो यहां से जो रॉड गर्म होके हीट का डेसिपेशन करा के ये वाला एंड गर्म हो रहा था, स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। यही होता है, यही पेट की बीमारियों में होता है कि पेट की बीमारी की वजह से माथा गर्म हो रहा है, अपन माथे पर ठंडा कपड़ा रख रहे हैं, पेट को ठंडा नहीं कर पा रहे, और पेट को ठंडा कर भी रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से कर रहे हैं, पेट पे मिट्टी की पट्टी रख दी, पेट पे गीला कपड़ा रख दिया, लेकिन जो हीट जनरेट हो रही है जिस वजह से, उस वजह को अपन छोड़ दे रहे हैं। तो वजह पर काम करना पड़ेगा। अब वजह पर काम करना है तो ये सब कहानी बताने का मतलब इतना है कि जो गर्मी हो रही है विट्रस पे, वो गर्मी यहां की गर्मी की वजह से हो रही है, पूरा गर्म है तो ये भी गर्म है, और ये गर्म है तो विट्रस गर्म है, विट्रस गर्म है तो रेटिना गर्म है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये गर्मी खत्म करनी है। अब इस गर्मी को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहां तो कोई आग लगी नहीं है, अग्नि तो कहां होती है, अग्नाशय में, अग्नाशय में तो अग्नि होती है, तो यहां की गर्मी कम कर दो आप, डेफिनेटली आपको आंखों में बहुत बढ़िया आराम होना चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी। पेट जितना ठंडा कर देंगे और जितना अल्कलाइन डाइट लेंगे, आंखों में डेफिनेटली धीरे धीरे करके आराम मिलना चालू हो जाएगा। पहला, ये जनरल ट्रीटमेंट है। अगर किसी को चश्मा लगा है या आंखों में गर्मी की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, आप पेट को ठंडा करवाओ, पेट को ठंडा करते ही आंखों में आराम मिलेगा, बहुत ही बढ़िया आराम। पहला काम। दूसरा काम, ऐसा ही जनरल ट्रीटमेंट वो है, क्योंकि शरीर में ठंडक दो ही चीजों से पहुंच सकती है, एक तो आप पेट को ठंडा करो, पेट को ठंडा चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, पानी पियो, पानी का गीला कपड़ा रखो, कैसे भी, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दो। ऑक्सीजन पहुंचाओगे उससे क्या होगा, शरीर, ऑक्सीजन मतलब शीतल वायु, शीतल वायु मतलब शीतल प्रकृति, शीतल प्रकृति मतलब ठंडक, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा, सामान्य तौर पर जिन लोगों की नाक बंद रहती है उन लोगों के चश्मे लगना, बाल जल्दी से झड़ना चालू हो जाना, सिर भारी रहना, याददाश्त की कमजोरी, और ये 3 साल के बच्चे, अभी अभी मेरे पास एक वो आए थे ना, जो वो बैठे थे, उनका एक बच्चा, शायद पोता है उनका, उसको नेजल एडिनॉइड्स हुए हैं और अभी सर्जरी करने का प्लान कर रहे हैं कि सर्जरी करा देंगे, नेजल एडिनॉइड्स हैं, डॉक्टर ने कहा है कोई इलाज ही नहीं हो सकता। एडिनॉइड्स का मतलब क्या है कि नेजल मेम्ब्रेन पर दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी सूजन आ गई, तो इधर की सूजन और इधर की सूजन ऐसे करके उसने बिल्कुल ही नेजल चौकेज कर दिया, हाँ मांस बढ़ गया, तो बिल्कुल चौकेज कर दिया। अब नाक बिल्कुल बंद हो गई, बच्चा मुंह खोल के सोता है, पूरी रात मुंह खोल के सोएगा, खराटे लेता है बच्चा, छोटा 3 साल 4 साल का बच्चा है, अब खराटे ले रहा है, बहुत तेज तेज खराटे ले रहा है, उसको स्लीप एपनिया बोला जाता है। ये स्लीप एपनिया जो है बड़ी खतरनाक बीमारी है। स्लीप एपनिया होता है तो फिर नॉक्टर्नल यूरिन, जो डायूरेसिस बोलते हैं, नॉक्टर्नल डायूरेसिस मतलब रात को बेड वेटिंग, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं एसोसिएट हो जाती हैं यहां से, नाक की प्रॉब्लम की वजह से। अब नाक को ट्रीट कर दिया जाए अच्छी मात्रा में, अच्छे तरीके से घी भी डाल के, अच्छे तरीके से नस से करके, मसाज करके, फिर छोटा बच्चा है तो वो प्राणायाम तो करेगा नहीं भाई, 4 साल के बच्चे को कैसे कहें अनुलोम विलोम कर ले, तो वो जो भी ब्रीदिंग एक्टिविटीज कर सकता है उसको वो ब्रीदिंग एक्टिविटीज करा दी जाए। ब्रीदिंग एक्टिविटीज करने से क्या होगा, लिब्रिकेटेड नाक पर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचना चालू हो जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है, नेजल एडिनॉइड्स या फिर नेजल चौकेज या फिर रायनाइटिस, एलर्जिक रायनाइटिस, नेजल पॉलिप्स, इन सब में भी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, मोटे मोटे, तो वो क्यों? क्योंकि बच्चे की नाक बड़े छोटी उम्र में बंद हो जा रही है। तो नाक को खोलना बड़ा उपचार है, नाक को कैसे भी करके खुला रखा जाए। और ये जो है ना, ये आज से 5000 साल पहले, 5500 साल पहले ऋषि बाघभट्ट हुए, ऋषि बाघभट्ट जी ने उस समय बोला था प्रतिमर्श नस्य करना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य का मतलब दिन में कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार नाक में या तो आप घी डाल लो
उस समय घी बहुत बढ़िया मिलता होगा तो उन्होंने घी का लिख दिया है। आजकल घी अगर अच्छा मिल जाए तो घी डाल लो, नहीं तो आजकल जो भी मेडिकेटेड जो ऑयल वगैरह जो सठ बिंदु तेल या अणु तेल जो आ रहे हैं ना, इनका उपयोग किया जा सकता है। ये अच्छा रहेगा, इसका उपयोग आप कर लें, बच्चे को करवा दें जरूर। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के ये भी छोटे छोटे ही हैं अभी। कहां गया वो, इधर। हाँ, ये जो बच्चे हैं ना, इनको भी आजकल क्या हो रहा है कि लोग जनरली पेरेंट्स एक शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे की याददाश्त धीरे धीरे करके जितनी शार्प पहले थी उतनी नहीं रह रही है, याददाश्त में कहीं थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। आप कैसे भी करके ये नस से चालू करा दीजिए और नस से कराने के बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवा दीजिए। मस्तिष्क का फंक्शन होता है भाई, मेमोरी का इंप्रूवमेंट, मेमोरी मतलब ग्रेस्पिंग पावर का इंप्रूव्ड रहना, ये काम किसका है? ब्रेन का ही तो है। ब्रेन पे ही तो मेमोरी लॉज होती है। अब ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, ब्रेन पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, ब्रेन बेचारा कैसे काम करेगा? तो ब्रेन पे ऑक्सीजन, ब्रेन पे न्यूट्रिशन पहुंचे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नाक पूरे तरीके से बिल्कुल खुली रहे और फिर प्राणायाम करके, क्योंकि ब्रेन रह गया ऊपर, हार्ट रह गया नीचे, ये अब यहां से ऊपर की तरफ कैसे जाए? नीचे की तरफ ही नहीं जा पा रहा बेचारा, एड़ियां फट रही हैं लोगों की। एड़ियां फटने का बड़ा कारण तो यही है कि कंजेशन हो रहा है ब्लड का। बहुत सारे लोगों की देखते हैं ना, एड़ियां फट गई ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल घाव हो गए, क्योंकि वहां कंजेस्टेड ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा, नीचे खून पहुंच गया, वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा, जो ऊपर खून पड़ा हुआ है वो नीचे गया, नीचे कंजेशन करा दे रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे पूरे शरीर पे, इसके लिए बहुत आवश्यकता होती है। आप कैसे भी करके कुछ भी करो, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करो। और प्राणायाम के लिए कहा जाता है, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम, प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा श्लोक, प्राणायाम इति पिता। प्राणायाम बिल्कुल पिता के जैसा होता है। और पिता का मतलब क्या होता है? प्राणो रक्षति इति पिता, प्राण की जो रक्षा करे वही पिता है। तो प्राणायाम और पिता बराबर माने गए हैं, इसका मतलब प्राणायाम आपके प्राण की रक्षा करने का काम करेगा। तो प्राणायाम तो निश्चित ही किया जाए, लेकिन चॉक्ड नोज पे प्राणायाम नहीं हो सकता है, इसलिए नस से कंपलसरी किया जाए। बच्चों के लिए तो कम से कम दिन में 2 बार नस से कंपलसरी कर दो, एक बार स्कूल जाते समय करें और एक बार सोने के पहले नस से करें, कंपलसरी कर दो आप। जितने भी छोटे बच्चे, मुझे लगता है 3 साल से बच्चा जैसे ही बड़ा हो रहा है आप नस से चालू करा दो। और 3 साल भी क्यों, जिन लोग जैसे अगर कोई थोड़ा सा उम्र में बुजुर्ग जैसे हैं लोग, वो अगर देखेंगे ना, तो पहले के समय में जब बच्चे के तेल लगाया जाता था, जिसको बच्चे की मालिश कहते हैं, तो थोड़ा सा नाक में ऐसे करके ऐसे करते ही थे। अब वो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। नाक, छोटे बच्चे की ही नाक रूखी होना चालू हो जा रही है, तो वो वहां से प्रॉब्लम बढ़ना चालू होती हैं। कैसे भी करके नस से कंपलसरी कर दीजिए। और प्राणायाम, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो वो प्राणायाम नहीं कर पा रहा है, तो ब्रीदिंग एक्टिविटीज कुछ करवा दीजिए उसको। और अगर बच्चा प्राणायाम करने की स्थिति में आ गया है तो फिर उसको प्राणायाम चालू कर देना चाहिए। ठीक है। अब हम देखें कि जो मूवमेंट आ रहा है, जैसे जो स्क्विंट बोला जाता है, मूवमेंट। अब मूवमेंट जो आ रहा है कि आंख जो है ना वो तिरछी जैसे हो जाती है, एक पलक, एक जो आईबॉल है वो सीधी है, एक आईबॉल इधर आ गई, तो उसमें ये स्क्विंट जो होता है वैसे जनरली बायलैटरल होता है, लेकिन हो सकता है यूनिलैटरल भी हो। कभी कभी बोले एक ही पुतली जो है ना इधर उधर होगी, एक बिल्कुल सीधी है, नॉर्मल है। ऐसे केस में ऑक्यूलर एक्सरसाइजेज रहेंगी। ऑक्यूलर एक्सरसाइजेज में 9 एक्सरसाइजेज हैं, उन पूरी 9 एक्सरसाइजेज का अच्छे तरीके से फॉलोअप होना चाहिए। अब वो 9 एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? आप पहले वाला, ये वाली जो होती है ना दाएं बाएं, अब इसमें करना क्या होता है, मैंने अभी कल परसों में एक वीडियो बनाया है कि व्यायाम को लोगों ने मजाक समझ रखा है। व्यायाम सब कर रहे हैं, किसी को आराम नहीं हो रहा, क्योंकि व्यायाम जैसे होना चाहिए वैसे ही नहीं कर रहे। तो अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने का एक्सटेंट आपको बड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा। इतना अच्छा एक्सटेंट रखो कि जैसे अपने ये जो अच्छा, ये एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आंखें तो बच्चे की एडल्ट एज में, थोड़ा सा जो एडल्ट के बाद जो गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं वो, या फिर वृद्ध वाले जो हैं, वो सबको ही आंखों की तो आवश्यकता है ही, और सब चाहते हैं कि आंखें बहुत अच्छी बनी रहें। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये तो सब जो है ना, ये अपन मैनेजमेंट देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है त्रिफला का उपयोग, इसमें
7वीं साल तक, कुछ 8वीं साल तक अगर त्रिफला जैसे लिया जाता है ना, जैसे प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, पहली साल त्रिफला लो तो तन की सुस्ती खत्म होती है, दूजे रोग सभी मिट जाएं, दूसरी साल तक त्रिफला लो तो रोग मिट जाते हैं, तीजे नयन बहु ज्योति समावे। तो तीसरी साल तक ही त्रिफला अगर लिया जाएगा ना तो आंखों की रोशनी ठीक होना चालू हो जाती है। ये तो तीसरी साल में कि भाई आंखें जो गड़बड़ नहीं है उनकी गड़बड़ नहीं हो और बढ़िया रोशनी रहे उनकी, तीसरी साल में आना चालू हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि नहीं, त्रिफला के लिए तो 12 साल का एक कल्प होता है, तो त्रिफला रेगुलर नहीं लिया जाना चाहिए। वो उस तरीके से जैसे त्रिफला लेते हैं ना कि अपन ने ले लिया त्रिफला 2 चम्मच गर्म पानी के साथ, वो पेट को साफ कराने के लिए। ये जो त्रिफला है ना, ये पेट की सफाई के लिए नहीं दे रहे अपन, इसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी रहेगी और नियमित लेना है। ये त्रिफला का कल्प बोला जाता है, जिसको वाक सिद्धि कल्प बोला जाता है, और पुराने समय से बोला जा रहा है, कहा जाता है कि जो 12 साल तक त्रिफला का नियमित सेवन करता है, जो एकादश द्वादश खाए ताका वचन सिद्ध हो जाए, कि अगर जो 11वीं और 12वीं साल तक त्रिफला लगातार खाता रहेगा तो शरीर इतना शुद्ध हो जाता है त्रिफला लगातार लेने की वजह से, कोई गंदगी नहीं है, और शुद्धि ही तो है, सारी बीमारियों का इलाज ही शुद्धि है। हाँ, रेगुलर अगर लेना हो ना, इसके लिए त्रिफला का एक पूरा वीडियो है, त्रिफला एक महा औषधि बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। त्रिफला कैसे बनाया जाए, त्रिफला कैसे सवेरे सवेरे लिया जाए, त्रिफला 6 ऋतु जो होती हैं, हर 2 महीने में ऋतु का परिवर्तन होता है, तो हर 2 महीने में त्रिफला के साथ क्या लिया जाए, अनुपान। अनुपात तो वो है ना, वो तो बना लिया एक बार, अनुपान। अनुपान मतलब त्रिफला के साथ आप गुड़ ले रहे हो, त्रिफला के साथ आप शहद ले रहे हो, त्रिफला के साथ आप पीपल ले रहे हो, सेंधव नमक ले रहे हो, ये जो चीजें हैं ना, इसको त्रिफला के साथ लिया जाना, वो कल्प में आता है। तो वो त्रिफला कल्प बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, त्रिफला एक महाऔषधि के नाम से वीडियो है, उसको पूरा अपन विजिट कर लेंगे, ठीक है। तो वो इसमें मैं बताना चाह रहा था, एक 7वें साल में या 8वें साल में एक और होता है, या 9वें साल में है, कि त्रिफला जब लेना चालू करते हो ना, कि त्रिफला अगर 8वें 9वें साल तक लिया जाता है तो दिन में तारे दिखें सही, नमम वर्ष फल अस्तुत कहीं, शायद 9वें साल तक अगर त्रिफला लिया जाए ना, दसम शारदा कंठ विराजे, हाँ 9वें साल तक अगर त्रिफला लगातार लिया जाता है ना, तो इतना अच्छी दृष्टि आपकी हो जाती है कि दिन में तारे दिखें सही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन में तारे दिखते हैं, कभी कभी तो होता ही है ना कि तारे भी दिख रहे हैं, शाम का समय है, तारे दिख रहे हैं, सूरज भी है और चंद्रमा भी दिख रहा है, कभी कभी देखा है ऐसा होता है ना। तो ये दिन में क्योंकि तारे कहीं जाते तो है नहीं, वो तो ये वाली बातें तो वो लोग कर सकते हैं कि ना तारे तो रात में दिखते हैं, दिन में कैसे दिखेंगे, तो ये दिन में तारे दिखा देंगे, ऐसी कहावतें भी लोगों ने बना दी। तो तारे तो हमेशा ही रहते हैं, सूर्य भी हमेशा ही रहता है, जाता कोई कहीं नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो हमको विजुअल नहीं हो पाते हैं। तो इतनी अच्छी नेत्र शक्ति, इतनी अच्छी दृष्टि कि आपको दिन में तारे दिखना चालू हो जाएं, अगर ये संभव है तो ये त्रिफला लेने से संभव हो सकता है। और दसम शारदा कंठ विराजे, 10वीं साल तक त्रिफला लिया जाए तो शारदा कंठ विराजे, शारदा मतलब सरस्वती माता, और सरस्वती माता कहते हैं ना कि कभी कभी शारदा जवान पर विराजती हैं, इसलिए खराब चीजें मत बोला करो। तो वो वाला जो सेंटेंस है ना, वो बिल्कुल यहाँ आता है कि दसम शारदा कंठ विराजे, 10वीं साल तक अगर त्रिफला लेते हो तो कंठ में शारदा विराजमान हो जाती है। फिर आप जो बोलते हो, जो एकादश द्वादश खाए वाका वचन, जो बोलेगा उसको, तो बहुत सारे पुराने बुजुर्ग जो होते थे ना, बहुत अच्छा जिनका जीवन रहता था, सारी चीजें बड़ी ही सहज स्वभाव में चालू रखी थी जिन्होंने, वो जो कहते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कहीं अगर ढूंढेंगे तो मिल सकते हैं, कि जो कहते हैं वो हो जाता हो। तो ऐसे ये वाला योग भी अपन बना सकते हैं, सिंपल जैसे जनरली लोग कहते हैं कि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं या फिर चेहरे पर समस्या आ रही है, तो वो तो 4थे साल में ही आ रही थी, चौथे सुंदरता ही आवे, 4थे साल तक त्रिफला ले लो, आंतें साफ रहेंगी, खून साफ रहेगा, क्योंकि आंत्र शुद्ध हो रक्त शुद्धि, रक्त शुद्ध हो शरीर शुद्धि, पूरा शरीर ही ऊपर से नीचे तक पूरा साफ शुद्ध रहेगा, तो पूरी की पूरी स्किन टेक्सचर जो है ना बिल्कुल बढ़िया बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। डार्क सर्कल आना, चेहरे पर गड़बड़ी आना, स्किन पर गड़बड़ियां आना, ये सारा का सारा रक्त अशुद्धि की वजह से है। और रक्त अशुद्धि किस वजह से है? क्योंकि आंत्र अशुद्ध और रक्त अशुद्धि, आंतें खराब रहेंगी तो खून कभी ठीक नहीं रहेगा। और आंतें खराब क्यों रहेंगी? क्योंकि पेट साफ नहीं हो पा रहा, तो त्रिफला पेट की धुलाई सफाई का काम करवा लेता है। तो वो चौथे सुंदरता ही आवे, तो वो पूरा है, 12 साल का पूरा है, उसमें पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है।
हाँ 1:2:4 का रहेगा रेशो। अच्छा लेने का क्वांटिटी 3 ग्राम के आसपास, हाँ उसमें पूरा है। जैसे बच्चों को दे रहे हैं तो कितना देना है, बड़ा है, वजन के हिसाब से कितना है, वो पूरा बताया है। हाँ कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। अब आंखों की समस्याओं का निवारण नेचुरोपैथी में कैसे किया जाए, ये तो हो गए 2 जर्नल फॉलोअप। जर्नल फॉलोअप मतलब पेट को ठंडा रखना, साफ रखना, नरम रखना, जिससे सिर ठंडा रहे। दूसरा प्राणायाम ज्यादा करके पूरे शरीर में शीतल प्रकृति की वायु का संचार करा देना, जिससे सिर ठंडा हो जाए। आंखों की समस्याएं नाक से रिलेटेड हैं तो नाक को लुब्रिकेट करा के रखना। ये सब जनरल टॉपिक्स हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस। तो ये एक्सरसाइजेस में 9 पूरी एक्सरसाइजेस हैं। इन एक्सरसाइजेस को अपन देख लेंगे, पूरी 9 एक्सरसाइजेस का वीडियो है, ठीक है। सीधा रखना है, आई वॉल जो है ना जहां है उस लेवल पर आना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहां रख लिया या यहां रख लिया। आप देखते हो ना कि लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल आपने ठीक नहीं रखा है तो वो फिर जो मसल्स हैं, ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, उन पे प्रेशर डालेगा। ऑक्यूलर मैक्यूलर डिजेनरेशन आजकल एक और समस्या चल गई आंखों की ही। तो मैक्यूलर डिजेनरेशन जो है ना वो भी गर्मी की वजह से ही आ रहा है। आपको एक्सरसाइजेस के लिए आपके आई कांटेक्ट जो होता है ना, आई लेवल पे आपको अपने अंगूठे का टिप रखना है, ठीक है, आई लेवल पर। अब आपने अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को बिल्कुल सेंटर पर नाखून पर लगा दिया आपने, अपर एंड पर, ठीक है। अब आप जैसे जैसे अंगूठे को दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, आपकी गर्दन जो है ना, गर्दन ऐसे करके नहीं घूमेगी। हाँ गर्दन घुमा रहे हैं ना अपन। अब क्या होगा, गर्दन बिल्कुल फिक्स है, गर्दन फिक्स है, अब केवल पुतलियां जाएंगी, ठीक है, केवल पुतलियां। और पुतलियां भी कभी कभी ऐसा होता है कि अंगूठा यहां चला गया, पुतलियां यहीं गई हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पुतलियों का मूवमेंट आपके अंगूठे के साथ में रहेगा। और ये रिदमिक एक्सरसाइजेज हैं, ये मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इनको कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइजेज भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइजेज क्यों? क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन को फोकस कराने का काम कर रही है। आपका मूवमेंट इस तरीके से है और आपका आईबॉल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो नहीं चलेगा। रिदम, एक के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो कोऑर्डिनेटिव इसलिए बोला जाता है कि आप अपने अंगूठे के मूवमेंट के साथ में आईबॉल मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हो। इससे डेफिनेटली मेमोरी इंप्रूव होना भी चालू होती है, प्लस आंखों की मांसपेशियां जो हैं उनकी टोन बढ़ेगी। ये हो गया इधर, फिर ऐसे ही इधर 1, फिर 2, ठीक है। अब ये 4 हो जाते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक अप एक डाउन, तो ये हो गए 4। अब अप और राइट के बीच में, ठीक है, फिर राइट और डाउन के बीच में, फिर अप और लेफ्ट के बीच में, फिर लेफ्ट और डाउन के बीच में, 8 हो गए। और एक होता है ये, आप अंगूठे को बिल्कुल नाक के पास लेके आओगे और दोनों जो पुपिल्स हैं आपके वो इस तरीके से, जो आयरिस है वो इस तरीके से यहां पर टिप पर आएगी, फिर धीरे धीरे करके वो वापस जाएगी, ये, ठीक है। तो ये 9 एक्सरसाइजेस टोटल हो जा रही हैं। इन 9 एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आप दिन में कम से कम बच्चों को 2 बार जरूर करा दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको कराने के बाद ये आंखों की एक्सरसाइज, आंखों की मसल्स थोड़ी थक जाएंगी इससे। इसके बाद आप अगर संभव हो जाए तो त्राटक करा दो। अब त्राटक क्या है? त्राटक वैसे तो सामान्य तौर पर क्या है, त्राटक क्या है? त्राटक शुद्धि कर्म है। त्राटक शुद्धि कर्म है ना, दौती वस्ती नौती नहती नौली त्राटक, तो त्राटक तो शुद्धि कर्म है, त्राटक और कपालभाति। तो त्राटक अगर शुद्धि कर्म है तो यहां आंखों की शुद्धि के हिसाब से कराया जा रहा है क्या? डेफिनेटली, क्योंकि त्राटक को शुद्धि कर्म बोला गया है तो निश्चित ही वो शुद्धि कर्म में ही है। और शुद्धि कर्म मतलब षटकर्म, हमारे 6 ऐसे टेक्निक्स जो हमारे शरीर की शोधन के लिए जरूरी हैं, उसमें त्राटक आता है। और उस त्राटक का उपयोग, वो त्राटक 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतः त्राटक और एक होता है बाह्य त्राटक। अंतः त्राटक का मतलब होता है, त्राटक का मतलब कंटिन्यूअस गेजिंग, कंटिन्यूअस गेजिंग, आप लगातार अपने मन को एक जगह पर लगा दें, इसी का मतलब त्राटक है। अब मैंने बोला मन को लगा दें, आप कह सकते हैं मन नहीं, आंखों की पुतलियों को लगाने की बात होती है त्राटक में, तो आंखों की पुतलियों को ही लगाना है तो आंखें बंद करके कहां लगाएंगे? हाँ, तो अंतः त्राटक भी तो होता है ना, तो मन को लगाना होता है। अंतः त्राटक मतलब आंखें बंद हैं, अंदर की तरफ एक ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट विजुअलाइज करना है, इसको अंतः त्राटक बोला जाता है। बाह्य त्राटक का मतलब ऑब्जेक्ट बाहर होगा, ऑब्जेक्ट बाहर है तब आपको कंटिन्यूअस गेजिंग करनी है, वो ऑब्जेक्ट
कुछ भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट घी का दीपक हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कैंडल हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट बिंदु हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग भी हो सकता है। जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना मतलब बहुत स्ट्रेनियस होता है, इसलिए उसको सामान्य तौर पर प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता है। आप तो जनरल प्रैक्टिस की रख ली जाए, आइदर बिंदु त्राटक और जो बर्निंग फ्लेम होता है ना, मोमबत्ती या फिर घी का दीपक। मोमबत्ती से ज्यादा अच्छा रहेगा घी का दीपक। गाय का घी लिया, उसमें दीपक जलाओ। बच्चा अगर गाय के घी के दीपक के जलते के आसपास बैठेगा ना, तो उसका भी बड़ा महत्व है। हाँ, जैसे जो आज से बहुत समय पहले जब आयुर्वेद चलन में था, अब तो आयुर्वेद उतना चलन में नहीं है, जिन लोगों को दवाई खिलाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी ना, उन लोगों को दवाई धुएं के साथ दे दी जाती थी कि गोबर का कंडा लिया, गाय के गोबर का, उसमें घी डाला, उसमें आग लगाई और उसमें दवाई डाल दी, उससे जो धुआं निकला वो सुंघा दो, उसी से आराम हो जाता था। हाँ, आज भी ये इसको धूम्र चिकित्सा क्या बोलते हैं, इसको कोई चिकित्सा बोलते हैं, नाम भूल गया। तो कुछ ऐसी चिकित्सा है क्या? हाँ, धूम्र तो, लेकिन धूम्र चिकित्सा नहीं कह सकते ना, नहीं तो लोग सिगरेट पीना चालू कर देंगे, तो वो नहीं, कुछ और नाम है, अच्छा नाम है इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो जो है ना, वो अच्छा ट्रीटमेंट है। ऐसी कंडीशन जो है ना, इसको अपने को अब चालू कर लेना चाहिए। कैसे भी करके वो घी के दीपक के साथ में आप त्राटक करवाओ। घी के दीपक को अगर त्राटक में उपयोग में लेते हैं, तो घी के दीपक की जो लौ जल रही है वो आपके आंखों के बिल्कुल जो आईबॉल लेवल है उसके पास रहेगी। दो फायदे हैं इसके। एक तो जैसे लौ, अगर कैंडल जलाते हो तो कैंडल नीचे तो होती है ना जलते जलते, तो वो भी लेवल गड़बड़ हो जाता है। दीपक का लेवल वही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं कि लौ जो है ना, दीपक की लौ भी नीचे आ रही, नहीं आएगी। एक बड़ा फायदा। एक गाय के घी का दीपक है, वो जल रहा है, एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध कर रहा है, तो वो भी फायदा हो जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है। इसको रेगुलरली अगर बहुत ज्यादा नहीं करना है ना, तो कम से कम 3 मिनट एक बार में प्रैक्टिस में ले लिया जाए। काम कैसे करता है त्राटक? लोग कहते हैं कि त्राटक काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन कैसे करता है कि त्राटक में आप लगातार देखते हो बिना पलकों को झपकाए। अच्छा, पलक ईश्वर ने क्यों लगाई? पलक ईश्वर ने लगाई 2 वजहों से। एक तो आंख का प्रोटेक्शन। अब अगर पलक आंख का प्रोटेक्शन कर रही है तो फिर वो खुली क्यों रहती है आंख? तो फिर बंद ही रहनी चाहिए। हाँ, तो देख नहीं पाएंगे, शटरिंग है, पलक मतलब शटरिंग। और अच्छा, पलक भी नीचे की तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो अपने को पता ही होगा ना, जैसे मुंह में नीचे का जो हिलता है, नीचे ऊपर होता है, ऊपर का फिक्स है, ऐसे ही पलकों में नीचे की पलक फिक्स है बिल्कुल, नीचे की ऊपर नीचे नहीं होती, ऊपर की ऊपर नीचे होती है बस। ठीक है, तो ये एक पलक का एक और काम है, वो है मॉइस्चराइजेशन, लुब्रिकेशन। तो मॉइस्चराइजेशन लुब्रिकेशन जो पलक का काम है, वो जब आप पलक को बिना झपकाए, ये त्राटक का फायदा है। पलक को जब आप बिना झपकाए पलक को ऊपर की तरफ ऐसे करके लॉक कर देते हो, नीचे का लॉक है ही, अब आप लगातार देखे जा रहे हो, पलक झपक ही नहीं रहे हो, तो जो एयर के कांटेक्ट में आते ही स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल जो है ना, वो ड्राई होना चालू होती है। और जैसे ही उसमें ड्राइनेस आती है तो लेब्रिंथ जो होता है ना, आंख के पास में यहाँ मीडियल साइड में लेब्रिंथ होता है, वो लेब्रिंथ जो है वो खूब सारा टीयर सीक्रेशन करना चालू कर देता है, दुनिया भर का वो पानी छोड़ना चालू कर देगा आंख से, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ड्राइनेस क्यों आ रही है। अब उसको पता तो है कि पलक नहीं नीचे जा रही इसलिए आ रही है, लेकिन फिर भी वो पानी ज्यादा से ज्यादा छोड़ता है, और वो जो पानी ज्यादा से ज्यादा छूटता है वो पानी डेफिनेटली विट्रस को ठंडा कराने का काम करेगा। तो विट्रस उससे ठंडा होता है। जैसे त्राटक करने के बाद लोगों को बड़ा हल्का लगता है, आंखें हल्की हो जाती हैं, सिर हल्का हो जाता है, खूब सारा जब आंसू निकलते हैं ना, तो पहले गरम गरम निकलेंगे, ये यहां से टपकते रहते हैं ना, तो ये पूरा लकीर बन जाती है, जलन हो जाती है यहाँ, इतनी गर्म तासीर के आंसू निकलते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव है, उसका उपयोग किया जा सकता है। वो गर्म कब हो जाती हैं ये हाँ बिल्कुल, ये गर्म कब हो जाती हैं? जैसे त्राटक हमने किया, अब वो प्रोसेस जो है, प्रोसेस में चालू है, अब पसीना नहीं, आंसू आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, अब उनको और निकलना था क्योंकि प्रोसेस चालू हो गया था, अपन ने बीच में ब्रेक कर दिया, तो आंखें तो एकदम से उसको निकालने की कंडीशन में थी, निकालने की तैयारी में थी। वो अगर बीच में ब्रेक हो जाता है ना,
तो गर्म रहेंगी आंखें। ऐसी कंडीशन में अगर, जैसे त्राटक का ये एक की पॉइंट होता है कि अगर ऐसी कंडीशन में जब आपको ऐसा लग रहा है कि त्राटक करने के बाद आंखों में भारीपन आ गया, सिर में भारीपन आ गया, आंखें गर्म हो गई हैं, ऐसे कंडीशन में आपको त्राटक के बाद में सीधे लेट करके आंखों पे गीला कपड़ा रख के कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस अपन ने बीच में छोड़ दिया। तो वो आज बीच में छूटेगा, कल फिर से चालू करेंगे अपन, परसों फिर से करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो 2 से 3 मिनट में रिलैक्सेशन आना चालू हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद आंखें ठंडी रहना चालू हो जाएंगी। ठीक है, हाँ वहां तक नहीं, वो जो जहां से अपने को आराम मिलना चालू, जैसे प्राणायाम में या टहलने में, लोग कहते हैं कि टहलने के बाद, लोग कहते हैं फ्रेश फील होता है, हमको तो टहलने के बाद थकान और हो जाती है। तो टहलने के बाद तो थकान होनी है, लेकिन थकान का बैरियर क्रॉस करने के बाद आपको जो रिफ्रेशमेंट फील होना था वो अपन ने क्रॉस ही नहीं कर पाया, तो उसके चक्कर में गड़बड़ रह जाती है। प्राणायाम से सिर भारी हो जाता है, प्राणायाम से सिर भारी हो जाता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्राणायाम में पतंजलि जी ने क्या लिखा है? तत् क्षीयते प्रकाश आवरणम, तुरंत, तत्व मतलब तुरंत, अभी से ही क्या क्षय होना चालू हो जाएगा? प्रकाश का आवरण। प्रकाश का आवरण मतलब शरीर में जो स्वास्थ्य रूपी प्रकाश है उसके ऊपर जो बीमारी रूपी आवरण पड़ गया है, उस बीमारी रूपी आवरण का क्षय कराने का काम प्राणायाम करता है। और प्राणायाम से लोग कहते हैं सिर भारी हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपन उतना नहीं कर पा रहे या फिर गलत तरीके से कर जा रहे हैं। तो वो अगर सेट हो जाएगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आंखें आपकी त्राटक करने के बाद बिल्कुल शांत होनी चाहिए, रिलैक्स, तो वो डेफिनेटली आपका हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लग जाए, लेकिन आप जब इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल आंखें ठंडी लगेंगी, जो निकलेगा वो गर्म निकलेगा, आंसू जो निकलेंगे वो गर्म निकलेंगे। और पहले आंखें गर्म होंगी ही, वही तो है, ड्राइनेस आएगी, आंखें गर्म होंगी, उसी के फलस्वरूप आंसू निकलना चालू होंगे, और वो इतने निकले कि उस गर्मी को कॉम्बैट कर जाए, तो वो प्रोसेस पूरा माना जाएगा। अगर कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोसेस में अधूरापन रह जाता है कहीं, तो उसको अपने को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो ये त्राटक हो गया। अब मिट्टी या फिर ठंडक आंखों पर डायरेक्ट, ये जो है ये विट्रस को ठंडा करने के लिए ही आवश्यक है। विट्रस को आप जितना ठंडा कर दोगे, वो जैसे होता है ना कि आप जेली लेते हो ना, जेली पैक आजकल आते हैं ना मिट्टी की, जैसे फ्रीजर में आप डाल देते हो, उसके बाद आप निकाल के उसमें मेडिसिन या इंसुलिन या फिर टिटेनस का इंजेक्शन स्टोर करते हैं ना, इंसुलिन वाले जानते होंगे कि 2-3 जेली बैग्स, आइस पैक्स रहते हैं, उसके बीच में इंसुलिन रख देते हैं, ऐसा करते हैं ना जनरली। तो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है कि जेली को अगर आपने ठंडा कर दिया ना तो वो जेली लंबे समय तक ठंडी रहेगी, तो वो मिट्टी से ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छी ठंडी हो जाती है। बजाय आप गीला कपड़ा भी रख सकते हो, आप खीरा भी रख सकते हो, चॉप करके खीरा रख सकते हो, जो मर्जी आए वो रख लो, मिट्टी बहुत अच्छे ठंडक को पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन ये विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है या फिर आपको आई में और किसी टाइप का फ्लू हो रखा है, ऐसे कंडीशन में आपको मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आप कॉटन का बिल्कुल धुला हुआ कपड़ा ठंडे पानी में गीला करके रख सकते हो, वो चलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन पहले से था, अगर मिट्टी में इन्फेक्शन हुआ तो आंख की हालत खराब हो जानी है। ये विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये अगर अपन फॉलो पर रखेंगे तो डेफिनेटली चश्मे तो खैर बहुत छोटी बात है, चश्मे तो इजीली अपन अगर रेगुलर प्रैक्टिस में इन चीजों को रख दें तो डेफिनेटली लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हुआ है चाहे वो कॉन्केव हुआ है, निश्चित ही दोनों ही कंडीशंस में लेंस का ओरिजिनल शेप आना चालू होगा, और इन दोनों ही कंडीशंस में अपने को बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है।